नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। आज का जो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है वो कालसैल टेंस से संबंधित है। इसकी शुरुआत से पहले कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या वो बातें ध्यान रखेगा? काल को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। काल का एक मतलब समय भी होता है, लेकिन समय को अंग्रेजी में टाइम कहा जाता है। ये काल क्या है? टाइम वाला है या टेंस वाला है? तो ये कौन सा काल है? तो क्रिया के समय का जो बोध कराए। अगर हम इसकी परिभाषा करना चाहें, परिभाषा तो क्या है कि क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द काल कहलाते हैं। तो क्या हुआ? जो क्रिया का बोध कराए समय का, कि क्रिया हो रही है, क्रिया हो चुकी है या क्रिया होने वाली है। इस प्रकार काल को 3 भागों में बांटा गया है। अगर भाग की बात करेंगे, भाग कितने हुए? 3। एक होता है इसका भूतकाल, यानी वह क्रिया जो बीते हुए समय में हुई। फिर आता है वर्तमान काल, वह क्रिया जो वर्तमान में हो रही है। इसके बाद आता है भूतकाल, तो भविष्य काल, यानी जो क्रिया आने वाले समय में होगी। यानी बीते हुए समय की क्रिया, वर्तमान की क्रिया और आने वाले समय की क्रिया के बारे में जानकारी है। तो आज हम आपको सबसे पहले भूतकाल और उसके भेदों की बात करते हैं। बड़े आराम से इस चीज को समझ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में जिस तरीके से प्रश्न आते हैं वो तरीका भी हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आता है आपका भूतकाल। परिभाषा क्या होगी कि क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई थी। ठीक है? यानी क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि क्रिया जो है वो बीते हुए समय में हुई होगी। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 6। जैसे पहला उपभेद होता है सामान्य भूत। सामान्य भूत। फिर होता है आसन्न भूत। फिर आएगा अपूर्ण भूत। फिर आता है पूर्ण भूत। के बाद में आएगा संदिग्ध भूत। और उसके बाद में आता है हेतुमद भूत। ठीक है? सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमद भूत। पहला प्रश्न यही से प्रारंभ होता है। भूतकाल के कितने उपभेद होते हैं? पहला प्रश्न। तो आपका जवाब क्या होगा? 6। फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन भूतकाल का भेद नहीं है? अब इनके नाम देख लो। 3 इनमें से कोई लेंगे और एक कोई अलग से दे देंगे। तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए। एक सामान्य भूत होता है, आसन्न भूत होता है, अपूर्ण भूत होता है, पूर्ण भूत होता है, संदिग्ध और हेतुमद भूत होता है। ठीक है? इसके अलावा जो नाम दिया हो समझ लो भूतकाल का भेद नहीं है। अब इनमें से अगर हम एक एक पर ध्यान दें
तो देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले सामान्य भूत। सामान्य भूत में क्या आता है कि बीते हुए समय की वह क्रिया जिसका कोई निश्चित ना पता हो इसको पूर्व कितना समय हो गया, इस प्रकार की क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। फिर से ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की क्रिया के साथ सहायक क्रिया का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अगर लिख दिया जाए रवि ने गीत गाया, सहायक क्रिया नहीं लगेगी। रवि ने गीत गाया, आगे था है इस प्रकार का प्रयोग नहीं होगा, इससे पहचान होती है। या रोबिन ने पत्र पढ़ा, माताजी बाजार गई, तो इस प्रकार के वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। अब आ जाता है आपका आसन्न भूत। आसन्न का मतलब होता है जो क्रिया अभी अभी संपन्न हुई हो। जैसे कहें अभी क्लास छोटी है, तो जो क्रिया क्या होगा, जो क्रिया अभी अभी संपन्न हुई हो। तो इसमें क्या हो जाता है, क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में है का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में है का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता जी बाजार गई, माता जी बाजार गई है, यानी अभी अभी संपन्न हुई। माता जी बाजार गई हैं, उसने खाना खा लिया है। क्या बोध हो रहा है कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है। क्या बोध हो रहा है, कार्य अभी अभी पूर्ण हो रहा है। फिर आता है अपूर्ण भूत, इसके बाद में आएगा अपूर्ण भूत। इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि बीते हुए समय में कोई कार्य हो रहा था, वह पूर्ण हुआ या नहीं, इसका बोध ना हो। कितनी सरल सी परिभाषा है कि बीते हुए समय में कोई काम हो रहा था, लेकिन वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ इस बात की जानकारी नहीं। ठीक है, तो बीते हुए समय में कोई काम, जैसे वैज्ञानिक चंद्र ग्रहण देख रहे थे, वैज्ञानिक चंद्र ग्रहण देख रहे थे। क्रिया के बाद में रहा था, रही थी, रहे थे शब्दों का प्रयोग होता है।
जैसे नैनीताल में वर्षा हो रही थी, वह नौकरी कर रहा था। तो क्या ध्यान रखिएगा, क्रिया है रही। अब क्रिया के अंत में ध्यान रखिएगा क्या होता है, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लिंग और वचन के अनुसार का प्रयोग होता है। रहा था, रही थी, रहे थे, क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल का भेद है। और रहा शब्द हटा दोगे, था थी थे कर दोगे तो वो पूर्ण भूत में बदल जाएगा। अपूर्ण भूत के बाद में क्या आता है, पूर्ण भूत। के बाद में आएगा पूर्ण भूत। इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस भेद से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया को संपन्न हुए काफी समय हो चुका है, काफी समय हो चुका है, यानी बहुत पहले क्रिया संपन्न हुई। इसमें क्रिया के अंत में था थी थे का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने निबंध लिखा था, उसने निबंध लिखा था। रोहन ने अखबार पढ़ा था। क्योंकि था शब्द ही क्रिया का मूल भूतकाल का रूप है, तो क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में था थी थे का प्रयोग होता है। ठीक है, क्रिया के अंत में था थी थे लिंग वचन के अनुसार का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है पूर्ण भूत। संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में क्या होता है, इसमें बीते हुए समय में क्रिया के होने न होने में भ्रम है, हुई थी या नहीं हुई थी। जैसे कोई भी विद्यार्थी अपने अध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे देता है, तो और विद्यार्थी सोचते हैं कि यह इनसे ट्यूशन पढ़ता होगा, यानी भ्रम है, हो सकता ना पढ़ता हो। या कोई फिल्म की पूरी कहानी स्टोरी बता देता है तो कहोगे इसने फिल्म देखी होगी, हो सकता ना भी देखी हो। तो ऐसा यहां हो जाता है। तो क्या शब्द आएंगे, वाक्य क्या इसमें बनेगा, रवि ने पत्र पढ़ा होगा, जरूरी नहीं पढ़ा हो, रवि ने पत्र पढ़ा होगा। मोहिनी ने गीत गाया होगा, हो सकता ना भी गाया हो। तो यहां पर होगा होगी जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। और लास्ट में आता है
हेतु हेतु मद भूत। देखो हेतु माने होता कारण, और इस हेतु का मतलब कार्य। कोई भी कार्य किसी कारण पर निर्भर करता है। यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो कोई भी कार्य किसी कारण पर निर्भर करता है, ऐसे इसमें वाक्यों का प्रयोग होता है। जैसे क्या आएगा, यदि तुम कहते तो मैं आता। यदि तुम कहते तो मैं आता, यानी बीते हुए समय में कोई काम होने वाला था, नहीं हुआ, या ये हो सकता तुमने कहा था इसलिए मैं आया था। जैसे अखबार आता तो रोहन पढ़ता, यानी अखबार यदि आता तो रोहन पढ़ता, आया ही नहीं तो फिर पढ़ा ही नहीं। अब यहां एक खास बात इन सबके संबंध में और समझ लीजिएगा, जो बहुत ही जरूरी है। यह सभी वाक्य मिश्र वाक्य होते हैं। ये महत्वपूर्ण नोट करने वाली बात, इसमें जो भी वाक्य दिए गए वो सब मिश्र वाक्य दिए गए हैं। अगर हम वाक्य दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे। अर्थ की बात करें तो सभी वाक्य शर्त बोधक होते हैं, यानी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अब यहां आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। पहली तो बात यह है कि ये इसके उदाहरण है, यहां एक कार्य दूसरे पर निर्भर करेगा, और इस प्रकार के जो भी वाक्य होंगे वो मिश्र वाक्यों की श्रेणी में आएंगे, और ये सभी शर्त बोधक वाक्य होंगे या संकेत बोधक वाक्य होंगे, अगर अर्थ के आधार पर देखा जाए तो। इस प्रकार जो आपने भूतकाल को देखा है, इसकी एक बार हम समरी और आपको बता देते हैं, ताकि आप उसे बड़ी आसानी से फिर से समझ सके और किसी प्रकार का भ्रम ना हो। इसलिए हम इसे थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। देखो, पहला था सामान्य भूत। सामान्य भूत का वाक्य क्या होगा, रवि ने पत्र पढ़ा। फिर होगा आसन्न भूत, रवि ने पत्र पढ़ा है। फिर आ जाएगा अपूर्ण भूत, रवि पत्र पढ़ रहा था। अब आएगा पूर्ण भूत, रवि ने पत्र पढ़ा होगा। फिर आता है संदिग्ध भूत, पत्र पढ़ा था। संदिग्ध भूत क्या होगा, रवि ने पत्र पढ़ा होगा। फिर आता है हेत हेतुमद भूत, यदि पत्र मिलता तो रवि पढ़ता। अब देखिए, सभी एक जैसे वाक्य लिखे हुए, सभी में लिखा है
रवि ने पत्र ये सबने है, रवि ने पत्र सबने है, ये थोड़ा अलग है। तो रवि ने पत्र पढ़ा सामान्य भूत, पढ़ा है आसन्न भूत, पढ़ रहा था अपूर्ण भूत, पढ़ा था पूर्ण भूत, पढ़ा होगा संदिग्ध भूत, और यदि पत्र मिलता तो रवि पढ़ता। एक कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, यहां पर एक वाक्य दूसरे पर निर्भर करता। तो इस प्रकार एक डायरी पे आप नोट कर लीजिएगा, इसी प्रकार से वाक्य बना लीजिएगा। ये ध्यान रखना है कि वाक्य के स्वरूप में परिवर्तन ही उस काल की अलग अलग परिस्थितियों को दर्शाता है। तो आज की क्लास को यही रोकते हैं, कल हम आपको इसके शेष बचे 2 भेद के बारे में बताएंगे। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने मित्रों को भेजते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।